तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जीएसटी की बात करने वाले हैं। जिससे पहले मैं आपको बता दूं फटाफट से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगे तो। ठीक है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में दे दूंगा, मतलब बता दूंगा वीडियो में ही। तो अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अब मेनली अपने जीएसटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, लाइक एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज़ आपको थोड़ी टिप्स बता दूँगा, एबीसी एनालिसिस मैं आपको बताऊँगा, और मैंने किस टीचर से किया था या किनकी रिवीजन वीडियोज़ बेस्ट हैं, एमसीक्यूज़ को किस तरह से करना है, कहाँ से करना है पेपर में, कि किस तरह से, मतलब अल्टीमेटली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, जिससे कि आप बहुत ईज़िली एग्ज़ाम्पशन सिक्योर कर सकते हैं जीएसटी में। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक बात है एक बेसिक चीज़ की, कि ये क्वेरी मेरे पास बहुत बार आती है कि हम फास्ट ट्रैक बैच लें या हम फुल बैच लें, या फिर हम कहाँ से पढ़ें, जीएसटी को किस तरह से करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटर यही रहता है कि अगर आप यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो से कर लें एक अच्छा मटेरियल लेने के साथ, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि 20 से 30 घंटे में आपका जीएसटी वो ख़त्म कर देते हैं टीचर्स। कोई भी आप टीचर को रेफ़र करेंगे तो उनकी रिवीजन वीडियोज़ छोटी होती हैं और उसमें आपका बहुत टाइम सेव होता है। अगर आप कोई फास्ट ट्रैक बैच भी लेते हैं तो 100 घंटे का, 80 घंटे का, तो इतने में तो आप 2-3 बार उसको बहुत ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, आपको रिवीजन वीडियो से भी सेम कंसेप्ट समझ में आ जाता है और बहुत ईज़िली समझ आ जाता है। और अल्टीमेटली कहीं न कहीं हम 1.5 डे की भी स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे, क्योंकि 1.5 डेज़ में क्या होता है ना, कि जो आपने जीएसटी रिवाइज़ करा, अगर आपका मटेरियल अच्छा हो और आप अगर रिवीजन वीडियो से कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो सुन के जाना पसंद करते हैं या आप प्रेफ़र करते हैं, तो आई थिंक उस टाइम पे भी आपकी रिवीजन वीडियोज़ ही तो काम आती है, और कंसेप्ट क्लियर करने में भी उन्हीं से क्लियर हो जाता है। और साथ में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत ईज़िली हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि आपको फुल बैच लेना है। और फुल बैच तो मैं सजेस्ट करूँगा, चाहे आप नया भी कर रहे हो तो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इस चीज़ के बाद हम आ जाते हैं कि मैंने कहाँ से किया था। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन-सा मटेरियल यूज़ किया था। मैंने 2-3 टीचर्स को, 3-4 टीचर्स को रेफ़र किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने मटेरियल यूज़ किया था विशाल भट्टर सर का बूस्टर का जो मॉड्यूल था, मतलब बूस्टर के उनके 3 मॉड्यूल्स थे उस टाइम पे, तो वो मैंने यूज़ करे थे। विशाल भट्टर सर के बूस्टर मॉड्यूल्स के साथ मैंने रमेश सोनी सर का भी चार्ट बुक मँगवाया था। वो इसलिए मँगवाया था क्योंकि कुछ अमेंडेड जो पोर्शन थे ना, मुझे वो चाहिए थे, और वो अमेंडमेंट्स विशाल भट्टर सर ने कवर नहीं कर रखी थी, तो मेरे को एक लेटेस्ट वाला भी चाहिए था। तो या फिर हो सकता है उनका एडिशन पुराना था, तो मैंने रमेश सोनी सर का मँगवा लिया था। उसमें बेस्ट चीज़ ये थी कि जैसे डीटी में बीबी सर ग्रीन में कर देते हैं अमेंडमेंट्स, तो वैसे ही रमेश सोनी सर ने भी वो सारी अमेंडमेंट्स ग्रीन में कर रखी थी। और उसके साथ ही मतलब ऐसा था कि एक तो आपकी, मैंने बता दिया आपको, रमेश सोनी सर, एक विशाल भट्टर सर, और जो मैंने मटेरियल ये यूज़ करने के साथ-साथ मैंने रिवीजन वीडियोज़ किस टीचर की देखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जहाँ तक बात है रिवीजन वीडियोज़ की, तो रिवीजन वीडियोज़ मैंने रेफ़र करी थी, विशाल भट्टर सर की मैंने रेफ़र नहीं करी थी, क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो रिवीजन वीडियोज़, एक तो मैंने कुछ चैप्टर्स जो रमेश सोनी सर की चार्ट बुक से करे थे, वो उन्हीं से रेफ़र कर लिए थे, और बाकी कुछ चैप्टर्स मैंने यशवंत मंगल सर से रेफ़र कर लिए थे। क्योंकि यशवंत मंगल सर, कुछ बच्चों को मतलब लगेगा कि काफ़ी स्पीड से पढ़ाते हैं या इस तरह से, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यशवंत मंगल सर की रिवीजन वीडियोज़ जो हैं वो थोड़ी फ़ास्ट ज़रूर होते हैं, आप उसे थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और उससे आपका टाइम भी बहुत सेव होता है और बहुत ईज़िली चीज़ें हो जाती है। और जब आप, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि डिफरेंट टीचर्स को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, लाइक वीडियो अलग टीचर की और आपकी बुक्स या मटेरियल अलग टीचर का, तो यशवंत मंगल सर की जो रिकॉर्डिंग है, मतलब जो उनकी वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी सिंक करती हैं विशाल भट्टर सर के मॉड्यूल से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें मैंने रमेश सोनी सर की इसलिए रेफ़र करी थी क्योंकि एक तो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा क्या सीन था कि उनकी जो वीडियोज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़, और कुछ चीज़ें जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका प्रोसीज़रल पार्ट हो गया, वो रमेश सोनी सर ने बहुत ही अच्छे से करवा रखा था। और ये भी है कि जो रमेश सोनी सर की वीडियोज़ है ना, एक उनका हिंदी का चैनल है, एक इंग्लिश का चैनल है, तो आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसमें देख सकते हैं, और उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने उनसे पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और इसके साथ मैंने, ये तो हो गया आपका जो मैंने नॉर्मली जो मटेरियल यूज़ किया। क्वेश्चन बैंक की जहाँ तक बात आ जाती है, तो क्वेश्चन बैंक मैंने अतुल अग्रवाल का यूज़ किया था, वो बेस्ट लगा था मेरे को। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन बैंक वो बेस्ट क्यों था। क्वेश्चन बैंक वो बेस्ट इसलिए था क्योंकि
आपको अगर जैसे पहले मैंने भी विशाल बट्टर सर का क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था, लेकिन पेपर आते-आते ना मैं पैनिक करने लग गया थोड़ा जनरली। तो 10-15 दिन पहले मतलब पैनिक तो क्या, मुझे ये आइडिया हो गया था कि मैं इस क्वेश्चन बैंक को रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा 1.5 डेज़ में। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर के देख जाऊँ, जिससे कि कांसेप्ट भी क्लियर है और एक फॉर्मेट याद रहे मुझे। तो इसलिए मैंने लास्ट में, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने अतुल अग्रवाल का ही क्वेश्चन बैंक मँगवा लिया था, वो मुझे बेस्ट लगा था। और वो करने के साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ आपको कहाँ से करने हैं? मैंने सीए मीता मंगल से किए थे, तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखे थे। और उसके अलावा आप किसी और टीचर से करना चाहें, आपको लगे उनके व्यूज़ अच्छे हैं या वो अच्छा करवा रहे हैं, ज़्यादा कंसाइज़ करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़। अल्टीमेटली क्या है कि एमसीक्यूज़ करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि होता ये है कि एमसीक्यूज़ जब आप करते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत अच्छे से ओपन हो जाता है चीज़ों को लेकर, और एक अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर पाते हैं एमसीक्यूज़ को। और उसी के साथ-साथ ना आपकी चैप्टर की कवरेज भी अच्छी होने लग जाती है। और मतलब जैसे एक होता है ना कि एक ट्विस्टेड लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस भी हों, बट अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो थी मटेरियल के रिगार्डिंग जो मैंने यूज़ करा था। हाँ जी गाइस, तो एमसीक्यूज़ में मैं आपको एक और पॉइंट भी बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ सिर्फ आईसीआई के ही करें, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बिल्कुल भी स्किप मत करके जाएँ, ठीक है? मैंने आपको बता दिया ये चीज़ तो अच्छे से। और एमसीक्यूज़ के बाद अब हम आ जाते हैं, मैं आपको एक बार ना थोड़ा-सा डिटेल्ड बता देता हूँ कि चैप्टर्स आप कुछ होता है, आप कुछ चैप्टर्स आपका स्किप करने का मन करता है, या किसी तरह से आपको कोई चैप्टर नहीं करना है, या फिर किस चैप्टर में आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको 1-2 छोटी-छोटी टिप्स बता देता हूँ जीएसटी से रिलेटेड, जो कि है कि एक तो ये चीज़ है कि जैसे 1.5 डे रिवीजन है, तो उसमें क्या है कि आपके लिए बेनिफिशियल ये रहता है कि आप एक बड़ा चैप्टर उठाएँ, एक छोटा चैप्टर उठाएँ। ऑब्वियसली आप एबीसी एनालिसिस के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसमें भी अगर आप एक बड़ा चैप्टर पहले करते हैं, फिर एक छोटा चैप्टर करते हैं ना, तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में 2-4 बड़े-बड़े चैप्टर उठा लें, या बिल्कुल एक लेंथी पार्ट आप पहले करना स्टार्ट कर दें एकदम फर्स्ट चैप्टर से उठा के, तो आई थिंक आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता रहता है, आपको डर लगता रहता है टाइम की वजह से। और फिर आप शुरू में तो अच्छे से टाइम लगा देते हैं बड़े-बड़े चैप्टर्स में, और बाद में छोटे-छोटे चैप्टर्स आपके रह जाते हैं। जबकि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको करना है तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। मतलब कोशिश तो यही करनी है, 1-2 चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बट आप जितना ज़्यादा करके जाएँगे ना, उतने ज़्यादा ही आपके मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। और एक जीएसटी और एक इलेक्टिव पेपर ही है ग्रुप 2 में जो स्कोरिंग है, तो इसलिए इनको तो मतलब बहुत अच्छे से करके जाना है। तो एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर आपको करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यार, एफटीपी को स्किप मत किया करो, बहुत सही क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब ज़्यादा घुमा-फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, और वो आपको एक कैटेगरी में ही रखना चाहिए। उसको थ्योरी पढ़ के जाओ और उसके क्वेश्चंस कर लो एक बार, आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, और पेपर में हर बार आता ही है, तो फिर स्किप क्यों ही करना आपको। और एक आधा चैप्टर है जो मतलब मैंने स्किप किया था, आप चाहो स्किप कर सकते हो, जैसे रिटर्न्स का चैप्टर है, वो मैं नहीं करके गया था। लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक रीडिंग ही मार सकते हो आप। और इंट्रो वाला जो चैप्टर है, हाँ, वो थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर-ऊपर से देख जाना, बाकी मतलब ये क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन वही है कि आप कितनी चीज़ें करके जाओगे, तो अल्टीमेटली आपका कॉल है, आपको कैसे करना है। मैंने जैसे किया था, मैंने आपको बता दिया। तो ये तो 2-4 छोटी चीज़ें थी। और अब हम आपको बताते हैं, चैप्टर वाइज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला है जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, तो वो तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। सप्लाई हो गया, फिर आपका एग्ज़म्पशन हो गया। अब जैसे एग्ज़म्पशन का चैप्टर है, तो एग्ज़म्पशन के चैप्टर में क्या है ना कि आप जितना हो सके मतलब एग्ज़म्पशंस को लास्ट टाइम में भी आप सुन के ही जाएँगे। तो यशवंत मंगल सर की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। 1 डेढ़ घंटे के अराउंड उनकी वीडियो थी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारी एग्ज़म्पशन बहुत कंसाइज़ वे में कवर कर रखी थी। आई थिंक मुझे तो वो अभी तक की बेस्ट वीडियो लगी थी यूट्यूब पे। बाकी आपको जिस भी टीचर से करना हो आप कर लें। तो क्योंकि मेरा उसमें टाइम भी बहुत सेव हुआ था, और मैं पेपर वाले टाइम पे वो वीडियो ही सुन के गया था। क्वेश्चंस करने की उस टाइम पे आपको नीड नहीं होती है, ऊपर-ऊपर से देखने की भी एग्ज़ाम्पशन में इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी ठीक है, हर चीज़ के लिए आपका पर्सनल कॉल भी रहता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। और जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, इसके क्वेश्चंस ना 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप पेपर के टाइम पे भी ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई खासकर इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक तरह का थ्योरी है, वो तो आप 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको याद हो जाएँगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई में बेनिफिट ये है कि आप जैसे कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चंस सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, मिलते-जुलते ही होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही वहाँ पे याद रह जाता है कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकती है। और प्लेस ऑफ सप्लाई का तो पेपर में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, मतलब अच्छी खासी वेटेज है, अलग से क्वेश्चन भी आता है, और आई थिंक इवन किसी और क्वेश्चन में भी मर्ज होके आ जाता है। और टाइम ऑफ सप्लाई की जहाँ तक बात है, तो उसके 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब आप देख के करके जाना कि आपको डेट्स वगैरह उसमें अच्छे से याद रहे। और उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया या आपका कस्टम का वैल्यूएशन हो गया। एक तो वो ए कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि
उसके क्वेश्चंस की आपको पहले लिख के प्रैक्टिस करनी है। पेपर के टाइम पे फॉर्मेट और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उतना आप देख जाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं आईटीसी का चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से करने ही हैं। और कई बार हो जाता है, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो ये क्वेरी आई कि आईटीसी में रूल 42 43 नहीं हो पाता। आप देखो 100% सिलेबस नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं है, अगर कोई रूल 42 43 नहीं भी करके जा रहा तो कितने नंबर का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2 4 5 8 10 नंबर का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ गया तो 8-10 नंबर आ गया तो आपके पास पेपर 120 नंबर का है, उसमें से क्या ही टेंशन है आपको, छोड़ सकते हो आप बहुत ईज़िली। मतलब 1-2 चीज़ आप छोड़ना चाहो तो कई बार होता है ना किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो उस चीज़ के लिए है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा वो आप छोड़ दो। और इसके बाद जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, ये जो छोटे-छोटे चैप्टर होते हैं, एक तो इनमें अमेंडमेंट्स भी आती रहती हैं। अमेंडमेंट से याद आया कि अमेंडमेंट्स एक भी स्किप नहीं करके जानी है, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट होगा उसमें जो रेलेवेंट अमेंडमेंट होगी ना, वो ज़रूर आती है पेपर में। और खासकर ग्रुप 2 में तो जिस अटेम्प्ट की अमेंडमेंट होती है ना, मतलब उसी में आ जाती है। ऐसा भी नहीं कि अमेंडमेंट नहीं आती या अगले अटेम्प्ट में आएगी, सेम उसी अटेम्प्ट में आती है, तो बहुत ध्यान रखें अमेंडमेंट्स का। और ये जो छोटे-मोटे चैप्टर्स मैं आपको बता रहा था, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल, टैक्स इनवॉइस, डेबिट और क्रेडिट नोट, इनको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत मतलब मार्क्स आपके सिक्योर करने में बहुत हेल्प करती है। कभी एमसीक्यूज़ में और कभी छोटे-छोटे क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, इसमें वो कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करते। और पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया फॉर एग्जांपल, टीडीएस, टीसीएस जो है जीएसटी का, डीटी का भी इंपॉर्टेंट होता है और सेम वे जीएसटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। और आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखा करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छे से पता चलता है। मैं अभी आऊँगा एमटीबी आरटीपी क्वेश्चन पेपर पे। तो एक चैप्टर आ जाता है रिफंड वाला चैप्टर, मतलब मैं बीच में हो सकता है 1-2 चैप्टर ऊपर से स्किप कर दूँ तो वो आप कर ही लेना, मतलब उसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। जैसे अब रिफंड का चैप्टर आ गया, अब रिफंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमसे नहीं हो पाता, इवन मुझसे भी नहीं हो पाया था। तो क्या है रिफंड को करने का तरीका? एक तो मैं आपको बताता हूँ, राजकुमार सर के कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, 2 उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं। एक 18 मिनट्स के अराउंड है, एक 30 मिनट्स के अराउंड है। वो दोनों आप रिवीजन वीडियोज़ देख लेना, उनके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो, और वहाँ से रिफंड बहुत अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने जनरली एक वीडियो में थोड़ा-सा समझा रखा है और एक में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो मेनली आप रिफंड के चैप्टर अगर आपसे नहीं भी हो रहा ना, तो भी आपको करके जाओ, वो स्कोरिंग रहता है। सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट उसका कर जाओ, 2-4 क्वेश्चन आपको बस वो 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए और देखना पेपर में स्कोर कर लोगे ईज़िली, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। आई थिंक राजकुमार सर से ज़्यादा अच्छी मतलब मुझे किसी की लगी नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में वो चीज़ समझ नहीं आती। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो बस, उ उससे आपका कवर हो जाएगा। पेपर में वही आता है। फिर जॉब वर्क हो गया, असेसमेंट ऑडिट, ये जो सारा प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें तो आपके क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जैसे हम कस्टम्स पे आ जाते हैं, तो कस्टम्स में वही है, वैल्यूएशन तो आपको देख के जाना ही है अच्छे से। और जो बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं एक बार आपको एबीसी एनालिसिस के टाइम पे बता ही दूँगा। तो हम बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ की बात हो गई थी। वीडियोज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो जीएसटी आप क्या कर सकते हो, बेस्ट चीज़ ये है कि उसकी मतलब जैसे आप खाना वगैरह खा लेते हो, उसके बाद आप वॉक करते हो, उस टाइम पे आप सुन लो, तो इसी बहाने आपकी वॉक भी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप अच्छे से कवर अप भी कर लोगे चीज़ों को। तो मतलब वीडियोज़ को या तो एमपी3 में कन्वर्ट कर लिया, ऑडियोज़ में कन्वर्ट करके सुन लिया, और नहीं तो वीडियोज़ को बस ये है कि अपना वॉक करा सुन लिया, रात को सोते टाइम सुन लिया, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ ऐसा सुन लिया, तो आपको लगेगा अरे मेरी कवरेज अच्छी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। मतलब सुबह उठते ही अगर आप 1 डेढ़ घंटा कुछ ऑडियो सुन लो तो आपको लगता है अरे ये चीज़ रिवाइज़ हो गई है, चैप्टर फिर से हो गया। तो वो एक टिप है आप जो फ़ॉलो कर सकते हो। उसके बाद कितनी हमें रिवीज़न करनी चाहिए? देखो मैं आपको बता दूँ, मेरे हिसाब से 3 रिवीज़न मस्ट रहती हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब आप 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ लेते हो ना, तो वो चीज़ आपको टिप्स पे होने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 रिवीज़न मस्ट हैं। उसके अलावा जो आपका पर्सनल कॉल है, आपको कितनी करनी है, कितने में आप कंफर्टेबल हो। हम आ जाते हैं एमटीबी, आरटीपी पास्ट पेपर। देखो, एक तो चीज़ ये है कि यूट्यूब से ही अपनी एमटीबी, आरटीपीज़ कवर कर लिया करो आप, वो आपका टाइम भी सेव कर देता है। और दूसरी चीज़ कि एमटीबी आप स्किप भी कर सकते हो, आरटीपी आप करो क्योंकि वो पेपर का लेवल जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और आरटीपी तब करना तो सबसे बेस्ट होता है जब मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हो ना कोई भी चैप्टर, तो एक चैप्टर आपने फिनिश किया, उसके पिछले 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी उठा के कर लो। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है और यही कॉन्फिडेंस है जो आपको हेल्प करता है पेपर में एग्जाम्शन दिलाने में, कि आपने सारा आईसीएआई का मटेरियल कर लिया ना, अब अगर कहीं बाहर से आया तो कोई टेंशन नहीं, फिर वो सबके लिए मुश्किल पेपर है। और नहीं तो जनरली ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब एग्जाम्शन लाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, जीएसटी में ईजी ही रहता है, बस ये है कि कवरेज अच्छे से हो और थोड़ा स्मार्ट स्टडी हो। और उसके बाद पास्ट पेपर आपको 1-2 ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको लेवल पता चल जाता है पेपर का, क्योंकि आप पेपर में बैठने जा रहे हो, आप एटलीस्ट
एक आधा पेपर तो ऐसा है कि आप पूरा लिख के करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये पता लगे कि मैं 3 घंटे में उस स्पीड से लिख पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि स्पीड से लिखना भी बहुत ज़रूरी है पेपर को, रेदर देन ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे या उन चीज़ों पे ध्यान देने के। तो पेपर कंप्लीट भी होना चाहिए, और पास्ट 1-2 पेपर करके जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस बार एक तो पेपर का लेवल 10% उससे ऊपर आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि एक आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि हाँ, पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर को थोड़ी वेटेज मिल रही है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप चीज़ों को एनालाइज़ करके जाओ, आपके लिए ही बेनिफिशियल है वो चीज़। और आपका एक ही बारी में ग्रुप क्लियर हो जाए तो उससे बेटर क्या ही चीज़ है। अब जहाँ तक रिटन प्रैक्टिस की बात है, तो वही है कि थोड़ा बहुत आप लाइक रिटन प्रैक्टिस में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो आप करके देख लें, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है। आप ऑडिट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात है एबीसी एनालिसिस की, तो मैं एक बार आपको एबीसी एनालिसिस बता देता हूँ। वैसे मतलब जनरली जो मैंने फॉलो किया था, थोड़ा बहुत आप उस तरह से फॉलो करें तो आपको बेटर लगेगा। जैसे कस्टम्स में आ जाते हैं हम, तो वैल्यूएशन हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, बैगेज हो गया, एफटीपी हो गया, तो इस तरह से हो गया। आप चाहो तो अतुल अग्रवाल का वो रेफ़र कर सकते हो, आई थिंक मैंने भी वहीं से ही किया था। और ये आपके उसके बाद कस्टम्स के बाद आ गया जीएसटी में आपका आईटीसी, वैल्यूएशन, एग्जेम्पशन, कंपोजिशन लेवी, आरसीएम, और रिफंड हो गया आपका। रिफंड को मैं एक कैटेगरी में ही डाल देता था, क्योंकि मुझे लगता है कि रिफंड का जब क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, और ईज़ी पड़ता है यार। मतलब रिफंड ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो ना, आप बस समझ जाओ, उतना आप समझ के कर लो क्वेश्चंस को देख के, तो पेपर में स्कोर भी तो करना है ना। और इतना बड़ा भी नहीं है वो। नेगेटिव लिस्ट हो गई, कंपोजिशन हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक कैटेगरी में है, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस की जो जनरली प्रैक्टिस करनी है वो आपको आईटीसी के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, वैल्यूएशन के क्वेश्चन करने हैं, कॉम्पोजिशन लेवी के क्वेश्चन करने हैं, कस्टम्स में वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, एफटीपी और बैगेज के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। और उसके बाद आ गया आपका जो बी कैटेगरी आ जाती है, उसमें आ गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जॉब वर्क, ऑफेंसेस, डिमांड, अपील्स, मतलब ये प्रोसीजरल पार्ट आ गया। तो इसमें ऑफेंसेस के क्वेश्चंस तो आपको खासकर करने हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई भी मैंने आपको बता दिया, इसके क्वेश्चंस करने हैं। और बी कैटेगरी में आ गया पेमेंट ऑफ टैक्स आ गया, रजिस्ट्रेशन एक अच्छा चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन मैंने रमेश सोनी सर से किया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। मतलब उनके मटेरियल से पढ़ा भी, और उनकी रिवीजन वीडियो से। बाकी सारी चीज़ें आपकी लगभग सी कैटेगरी में आ जाती है। मेनली यही चैप्टर्स हैं जो आपकी कवरेज में आते हैं, तो इनको आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको बता दिए थे, मीता मंगल मैम से करने हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको टिप दे देता हूँ उसके लिए, पेपर के लिए, कि जब आप पेपर कर रहे हैं तो एमसीक्यूज़ को 30 मिनट से ऊपर बिल्कुल मत देना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज़ में अगर 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा लगा दोगे, तो आपका थ्योरी वाला पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और इसी वजह से पेपर छूटता है। तो एमसीक्यूज़ का एक टारगेट रखना, 30 मिनट से ऊपर देना ही नहीं है। चाहे अगर थोड़ा बहुत रह जाए स्टार्टिंग में कर रहे हो एमसीक्यूज़, तो फिर बाद में कर लेना पेपर के एंड में, बट मतलब 30 मिनट से ऊपर देने नहीं है, आपको कोशिश करनी है, तभी आपकी एग्ज़ाम्शन बहुत अच्छे से आ सकती है। और क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बता दिया, अतुल अग्रवाल वाला करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अमेंडमेंट्स भी मैंने आपको बता दी थी, और अभी कुछ चीज़ें और भी बताऊँगा मैं आपको। मैं एक बार चेक कर रहा था कि कुछ रह तो नहीं गया। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि हम बांगड़ सर से पढ़ रहे हैं तो कैसा रहेगा? मतलब मुझे लगता है थोड़ा समराइज़ करने में 1.5 डेज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो अगर ये आपको उनका मटेरियल पसंद आता है, आप कर सकते हो कि पहले कंसेप्ट है, फिर साथ ही साथ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। बट 1.5 डे में आपको दिक्कत ना हो तो एक बार उसे पहले करके देख लेना, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था बट मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए मतलब मुझे वो तरीका सही नहीं लगा था। बाकी आपका पर्सनल कॉल है, मैंने आपको बता दिया अपना एक्सपीरियंस। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बढ़िया से टिप्स दे देता हूँ। वो ये है कि एक तो एग्ज़ाम में कोई भी सीक्वेंस फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस की। मतलब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आपको आता है, पहले वो कर लो, फिर क्वेश्चन 2 का बी आता है, सीधा एकदम वही कर दो। ना तो आपको कोई स्पेस छोड़ने की ज़रूरत है कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है तो मैं 4 पार्ट का स्पेस छोड़ूँ, और किसी भी सीक्वेंस में कर दो यार। आपको 5th क्वेश्चन का बी पार्ट आ रहा है बीच में, आप वही कर दो। उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि आप जो स्टार्टिंग का 1 डेढ़ घंटा ना, वो बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हो। आप उसमें 40-50 नंबर का पेपर बहुत आराम से कर लेते हो, क्योंकि आपका ध्यान ही वहीं पे होता है कि बस मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, और जो-जो चीज़ आती है मैं सबसे पहले वही कर लूँ, तो वो बेस्ट रहता है आपके लिए। और कोई इसमें इश्यू नहीं है कि क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या रहती है, नंबर अच्छे से डालना, और कोई लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हैंडराइटिंग कभी भी मैटर नहीं करती। ये नहीं कि आप पहले 2 पेज सजा-सजा के लिखो और बाद में फिर स्पीड से करते हो आप, और एंड में आते-आते तो आपकी स्पीड इतनी होती है कि वो आपको ही समझ में आता है आप क्या लिख रहे हो। तो इसलिए बेटर ये है कि वो जो स्पीड है वो फर्स्ट ही पेज से रखें, बस इतना होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो समझ में आ जाए। तो पहले पेज से ही स्पीड मेंटेन करोगे, तभी आपका पेपर टाइम पे क्लियर होगा और एग्ज़ाम्शन आएगी आपकी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
1.5 डे में जनरली क्या है, कुछ ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके 2-4 क्वेश्चन ऊपर से फॉर्मेट के लिए देख जाना। बाकी यही है कि कस्टम्स अपना पहले करोगे उन 1.5 डेज़ में तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और आई थिंक मैंने आपको अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो मैं एक बार ऊपर से चेक कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो बस यही था गाइज़, और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, वो है 9996457191। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। टाटा बाय बाय।